हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन स्टार्ट की थी, जिसमें हमने आउटर स्फीयर मैकेनिज्म स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। बट 3 ऐसे एग्जांपल्स हैं। ये हमारे लेफ्ट साइड में क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है ना, देखो वो था पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, जो मैंने आपको क्लियर किया था। बट क्वेश्चन कितने सिंपल थोड़ी ना आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने रखे हैं, उन्हीं कॉम्प्लिकेटेड में से ही उठाए हुए हैं, ताकि आउटर स्फीयर का आपको कभी भी डाउट ना रहे। पहले ये तीनों क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे इनर स्फीयर मैकेनिज्म। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। देखो ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये दोनों पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट उठने वाला है। ठीक है, देखो ये है हमारे पास, जैसे इस तरीके का दे रखा है। कल मैंने यही साहब बताया था, हमें ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट देखना है। ठीक है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। ठीक है, ये देखना है क्या T2G से T2G ट्रांसफ़र है कि नहीं, स्पिन अलाउड है कि नहीं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है कि नहीं। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो वो रिएक्शन फास्ट होगी, नहीं तो रिएक्शन स्लो होगी। ठीक है, यही चीज़ें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कोबाल्ट है। ठीक है, x -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू, अगर 6 वहाँ पे चला जाएगा तो +2। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोबाल्ट इज इन +2। यहाँ पे x -6 इज इक्वल टू -3, देन x इज इक्वल टू +3, तो कोबाल्ट इज इन +3। अब ये छोटा है, ये और भी ज़्यादा छोटा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि ये +2 है, ये और भी ज़्यादा डेफिशिएंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो हमारा क्या होता है, रिडक्टेंट। रिडक्टेंट जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करवाता है टू ऑक्सीडेंट। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, ये बातें हमने कल करी थी। वीक फील्ड लिगेंड्स हैं दोनों के दोनों। अब अगर हम कन्फिग्रेशन लिखें इसकी कोबाल्ट 2 की, हमें पता है कोबाल्ट क्या होता है, D7S2। ठीक है, तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव क्या हो गया, D7। वीक फील्ड लिगेंड है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, तो फ्लोरीन किसकी तरह काम करेगा, वीक फील्ड की तरह काम करेगा। तो कन्फिग्रेशन कैसे हमारी फिल होगी, वीक फील्ड की तरह होगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन लिखें तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, T2G में कितने हैं, 2 4 एंड 5, T2G 5 एंड EG2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोबाल्ट 3+ है। जब भी कोबाल्ट 3+ में होगा तो फ्लोरीन क्या करेगा, वीक फील्ड की तरह ही काम करता है। पर अगर वाटर और अमीनिया हो जाता तो वो स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता। तो यहाँ पे अभी भी वो वीक फील्ड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि D ये है तो ये D6 हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2+ से एक और चला जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, ये रिडक्टेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेगा और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। अभी कन्फिग्रेशन क्या है, अभी हाल फिलहाल T2G 1 2 3 4 एंड EG2 है। क्योंकि ये कॉपर 2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये वाला जो ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा और इसके T2G में चला जाएगा। ठीक है, ठीक। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं कि पहले क्या थी, अभी क्या थी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या थी, यहाँ पे अगर हम इसका देखेंगे, पहले थी इसकी T2G 1 2 3 4, हाँ T2G 5 EG2। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसकी कन्फिग्रेशन बन गई T2G 4 EG2। ठीक, इसकी कन्फिग्रेशन थी T2G 1 2 3 4 5 6 T2G 4 EG2। बट इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसकी कन्फिग्रेशन बन गई T2G 5 EG2। अब ध्यान से देखो हुआ क्या, जो कोबाल्ट F6 4 नेगेटिव की कन्फिग्रेशन थी T2G 5 EG2, जो इसकी ग्राउंड थी वो इसकी इस वाले की एक्साइटेड बन गई, और जो इसकी ग्राउंड थी वो इसकी बन गई। मतलब जब हमारा आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सचेंज हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी थी वो इसकी बन गई, जो इसकी थी वो उसकी बन गई आफ्टर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
जिसके वजह से अगर आपको सीधा प्रोडक्ट लिखना हो कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको 4 को उठा के यहाँ कर देना, 3 को उठा के यहाँ कर देना है। मतलब इसका रिएक्टेंट अगर आपको प्रोडक्ट बनाना पड़े तो COF6 3 नेगेटिव प्लस COF6 4 नेगेटिव। मान लो इसको हम स्टार कर देंगे, ये यहाँ पे हमारा स्टार था, तो जो हमारा स्टार 4 नेगेटिव वाला था वो स्टार अब 3 नेगेटिव हो गया। ये मेरा बताने का क्यों है, ये इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि मैंने इसे क्यों बताया कि ये कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाएगी, ये कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहीं से एक टर्म आएगी एक्साइटेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। अब आपका ये रिएक्टेंट है, ठीक है, वैसे ही करो, X हो गया, अमोनिया तो वैसे ही न्यूट्रल है तो +3, मतलब कोबाल्ट इज इन +3, यहाँ पे कोबाल्ट इज इन +2। मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगी, ठीक है ना। अब ये हमारा कोबाल्ट कितना होता है D7S2, पर 2 प्लस है तो ये हो गया D7, ये हमारा क्या हो गया D6, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अमोनिया एज अ लिगेंड है और कोबाल्ट +3 में है, तो अमोनिया किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो ये क्या कन्फिग्रेशन होगी, इसकी पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज़ योर T2G एंड दिस इज़ योर EG। यहाँ पे क्योंकि कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, अमोनिया किसकी तरह काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम कर रहा है तो ये लो स्पिन बना रहा है, और लो स्पिन जो नॉर्मली बनाते हैं वो इनर्ट होते हैं। वैसे भी हमें पता है जब D6 बन जाता है वो हमारा क्या होता है, इनर्ट होता है। बिल्कुल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो ये हमारा इनर्ट है, काइनेटिकली इनर्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्योंकि ये वीक फील्ड की तरह काम करेगा तो कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अब हमें पता है ये इनर्ट है, ये लेबाइल है। यहाँ पे कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, कोबाल्ट +3 है, मतलब ये मेरा रिडक्टेंट है, ये मेरा रिडक्टेंट है और ये मेरा ऑक्सीडेंट है। मतलब इलेक्ट्रॉन अब मूव करेगा फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा ये वाला यहाँ से उठेगा T2G से और ये जंप कर जाएगा, बट जंप कहाँ करेगा, क्योंकि T2G तो फील्ड है, T2G इज फील्ड, और हमें पता है कि हमें तो T2G से T2G में ही क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कराना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अब क्या करें, यहाँ पे वो टर्म आता है जब भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए जहाँ पे T2G पूरी तरीके से फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन को आना है। अब वो ऑब्वियस सी बात है उसे EG में जाना पड़ेगा, और हमें मैंने बताया था अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र T2G तो T2G होगा तभी फास्ट होगा, अदरवाइज़ ये स्लो रिएक्शन होगी। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा द रिएक्शन इज़ स्लो। बट हम पहले पॉसिबिलिटी देखते हैं, हम ट्राई करें कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाए, तो यहाँ पे एक नया टर्म आता है दैट इज़ कॉल्ड एक्साइटेशन। हमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना है कि वो यहाँ चला जाए और यहाँ एक होल, एक स्पेस क्रिएट हो जाए और उसके बाद ये वाला प्रोसीजर हो। तो जिसके वजह से मतलब जब इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो सीधा आंसर आपको क्या लगा देना है, इट इज़ ए स्लो रिएक्शन, ठीक है। बट कभी कभार इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है एक्साइटेशन पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो अब हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे चेंज होंगी, वो हम अब करेंगे यहाँ पे साइड में, ठीक है। ध्यान से देखना है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं एक्साइटेशन में, क्योंकि वो सारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूरी की पूरी तरीके से इसी पे बेस्ड है कि एक्साइटेशन का रोल कहाँ पे प्ले होगा। अब देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग में क्या है, अगर मैं पूरा लिखूं, इसको मान लो ये ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। ए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है T2G6 EG0, ठीक है। बी की है T2G5 EG2। मैंने अभी बताया कि जब आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होता है, क्योंकि ब्रिजिंग लिगेंड तो है नहीं,
ये कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाती है, ये कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाती है। मुझे किसी भी तरीके से अब ये करना है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाए और इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाए, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना है, तो अभी क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे अभी स्पेस खाली नहीं है, तो ये होगा एक्साइटेशन। पहले क्या होगा, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन हो गई T2G5 Eg1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन गया। यहाँ पे भी क्योंकि हमें वो भी लेकर आना है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो चलो वहाँ पे जाना ही जाना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज़ T2G6 Eg1। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ गया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला गया। अब एक्साइटेशन हो गई। अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे T2G6 में था, यहाँ से अब एक इलेक्ट्रॉन उठेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। मतलब जब ऐसा कभी प्रोसेस हो कि स्पेस खाली नहीं है, तो पहले आपको एक्साइटेशन कराना है। यहाँ आपने एक्साइटेशन कराया, तो एक अगर एक्साइटेशन आपने यहाँ कराया तो इससे एक स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो गई। यहाँ पे भी आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी रखनी है। आपने उसे नीचे ले आए, ये T2G6 Eg1 हो गया, वो T2G5 Eg1 हो गया। अब क्योंकि अब ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन उठा और यहाँ पे चला गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई, T2G6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, Eg1, और यहाँ पे हो गया T2G5 Eg1। अभी भी क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है T2G, क्योंकि ये अभी हमारे को क्या करना है कि ये T2G6 बन जाए, ये T2G5 बन जाए। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि एक्साइटेशन हुई थी तो ये फिर से अपना वापस आ जाएगा। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे वापस आ जाएगा, ये बन जाएगा T2G6 Eg0, क्योंकि एक्साइटेशन थी, अब वो वापस आएगा अपनी जगह पे। ये हो जाएगा हमारा T2G5 Eg2। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जो इसकी कन्फिग्रेशन थी ए की, ये मेरा ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है। ए की कन्फिग्रेशन थी T2G6 Eg0, जो की कन्फिग्रेशन बन गई है बी की, और जो बी की थी वो बन गई है ए की। आउटर स्फीयर में जो कन्फिग्रेशन थी, एक्सचेंज कराना, उनको एक दूसरे के बराबर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको पेपर में ये बिल्कुल नहीं करना है। मेरे को एक बार आपको समझाना था एक्साइटेशन होता क्या है, कि इलेक्ट्रॉन को हमें जंप क्यों कराना पड़ा। हमें इलेक्ट्रॉन को जंप इसलिए कराना पड़ा क्योंकि T2G का स्पेस पूरी तरीके से फिल था और हमें रिएक्शन करानी थी, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र करानी थी T2G से T2G। आपको ये पेपर में नहीं करके दिखाना है, पर जो क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई होगा, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि हमने एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करवाया। अब जब हम ये क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको क्यों समझाया था। ये जब क्वेश्चन करूंगी तब, ठीक है। बात समझ में आ गई है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये फील्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना है, देन यू हैव टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा नहीं कन्फिग्रेशन के बारे में ज़्यादा, ठीक है। अगर पूछेगा तब भी आप कर ही सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, एक्साइट कराना है, दोनों में एक्साइट कराना है। नहीं, ऐसा नहीं है एक ही में करवाओगे, दोनों में एक्साइट कराओगे, एक में ले आओगे, एक में दे दोगे, फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराओगे, क्योंकि आपने एक्साइटेशन कराया था तो उसको वापस भी लेकर आओगे, ताकि कन्फिग्रेशन एक्सचेंज हो जाए। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोबाल्ट अमोनिया 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट अमोनिया 3 पॉजिटिव, एंड कोबाल्ट इन 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट इन 2 पॉजिटिव, ठीक है। इनका जो रेट है वो स्लो है एज कंपेयर टू कोबाल्ट वाटर 6 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट वाटर 3, एंड कोबाल्ट फिनोल्फथलीन 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव। ऐसा क्यों? मतलब क्वेश्चन ये है कि 4 रिएक्शंस हैं, 1 2 3 एंड 4। वो बोल रहा है कि 1 and 2 इज मच स्लोअर देन 3 and 4। वाई? अब अगर हम ध्यान से देखें कि ये इसमें तो फिनोल्फथलीन है,
फिनोल्फ्थ्रेलिन इज़ अ पाईएसेप्टर लिगेंड, इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर पाईएसेप्टर लिगेंड है तो साफ सीधी बात है कि रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फास्ट होगा, तो जिसकी वजह से इसमें तो फास्ट होना चाहिए था 4 में, विद नो डाउट। बट जब आप थर्ड को देखोगे, दैट इज कोबाल्ट वाटर 6 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट वाटर 6 3, इसको आप कंपेयर करो इसके साथ 1 के साथ। 1 में भी क्योंकि अमोनिया है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की रिएक्शन हो रही है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के साथ। ये हाई स्पिन बनाएगा, ये लो स्पिन बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, क्योंकि कोबाल्ट क्या है 3 पॉजिटिव है। वाटर का केस मतलब ये है रिएक्शन नंबर 1, ये है रिएक्शन नंबर 3, इसमें भी कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है। वाटर है, ये यहाँ पे भी हाई स्पिन बनाएगा, यहाँ पे ये लो स्पिन बनाएगा। दोनों में सिचुएशन बिल्कुल सेम है, पर वाई दिस रिएक्शन इज फास्ट एंड दिस रिएक्शन इज स्लो, वाई इट इज सो? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेशन। एक बार आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, ये क्या होगा हमारा D7, ये होगा मेरा D6, ठीक है। ये मेरा क्या होगा ऑक्सीडेंट, ये मेरा क्या होगा रिडक्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जंप करना है फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये मेरा क्या है T27S2 ना, ये मेरा क्या बना रहा है, हाँ 1 2 3 4 एंड 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे D6 है, लो स्पिन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन को जंप करना है, T2G है, ठीक है। T2G पूरी फील्ड है, जैसे अभी मैंने सारी बातें बताई हैं आपको। इलेक्ट्रॉन तो चलो यहाँ से जंप कर जाएगा, पर भाई जंप करके जाएगा कहाँ, उसको तो EG में जाना पड़ेगा, रिएक्शन तो स्लो होगी। तो भाई यही सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसमें भी है, यही सेम इसमें है, बट ये फास्ट हो गई, ये स्लो हो गई, क्यों? तो इसका रीज़न है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जो इलेक्ट्रॉन, जब हम ये इलेक्ट्रॉन को, ये वाले इलेक्ट्रॉन को जब हम EG में जंप कराएंगे, मैंने बताया था ना यहाँ जंप कराएंगे, तो जब ये जंप हो जाएगा तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगा, ठीक है। जब स्पेस क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब वाटर में क्या होता है हमें पता है, अकॉर्डिंग टू, आप क्या आंसर लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी नो दैट OH नेगेटिव, वाटर, EDTA, अमोनिया, हमारे को थोड़ी बहुत तो याद ही है ना, इन, फिनोल्फ्थ्रेलिन एंड CN नेगेटिव, जो बड़े बड़े लिगेंड्स हैं वो मैंने लिख दिया है। हम देखते हैं जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम चलते हैं, इसकी CFSC सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इनमें गैप ज़्यादा होता है, तो ये पैरिंग कराते हैं। पर जैसे 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 हम पीछे की तरफ चले जाते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, स्पेस इनके बीच में कम हो जाता है, तो जिसके वजह से ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं, अमोनिया और वाटर, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, पर ये फास्ट है, ये स्लो है, मतलब ये यहाँ वाले फास्ट हैं, ये स्लो हैं, ये फास्ट हैं। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है इन्हीं दोनों केस में हमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना है यहाँ से लेके यहाँ पे। अगर गैप जितना कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन जल्दी से जंप कर जाएगा। अब वाटर इसके कंपैरिजन में काफ़ी वीक फील्ड लिगेंड है, तो उनका गैप एज कम्पेयर टू, मान लो ये वाटर का है तो अमोनिया का इतना होगा, CN का इतना है, तो इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसको कम एनर्जी चाहिए। इसलिए बिकॉज फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ वाटर इट नीड्स वेरी लेस एनर्जी, सो इट विल जंप वेरी फास्ट. So the reaction in case of water is very very fast as compared to that of the ammonia. समझ में आया? अब समझ में आया कि मैंने क्यों एक्साइटेशन आप लोगों को पढ़ाया, बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन. और आप कोऑर्डिनेशन करेंगे क्वेश्चन सारे के सारे अजय कुमार से. अभी मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक्स तो बिल्कुल पढ़नी ही पढ़नी है, वो छोड़ ही नहीं सकते आप. उनके क्वेश्चन 2 कॉपी आते हैं CSI नेट, गेट और IIT जैम में. अजय कुमार के एक एक क्वेश्चन करेंगे और उनमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और वो पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं. तो समझ में आया?
तो इसका आंसर हो जाएगा वाई इट इज सो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज the water is very weak field ligand as compared to ammonia, and the gap between the T2G and EG is very less in case of water than that of ammonia, so it needs very less energy to get excited to the higher level, so the reaction is very fast as compared to ammonia. चलो अब ये तो बात समझ में आ गई. मैंने एक क्वेश्चन ये भी लिखा है, ये कॉन्सेप्ट पर एक और बड़ा बड़ा नोट बना के लिखोगे यहाँ पे कि बट दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ओनली एंड ओनली व्हेन. आप ये कंपैरिजन वाला ये तभी अप्लाई कर सकते हो, दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ओनली एंड ओनली व्हेन मेटल इज सेम. मतलब देखो चारों एग्जाम्पल आप देखोगे कोबाल्ट ही था. ओनली एंड ओनली व्हेन द मेटल आयन इज सेम, व्हेन मेटल आयन इज सेम. ये आपको तभी अप्लाई करना है जब मेटल आयन आपका सेम है. जैसे यहाँ कोबाल्ट 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 कोबाल्ट, तभी आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, आयरन वाटर से 2 पॉजिटिव, आयरन वाटर से 3 पॉजिटिव, यहाँ कोबाल्ट हो गया, अमोनिया यहाँ भी है. ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करोगे, ना ही ऐसा क्वेश्चन आएगा. यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये कॉन्सेप्ट और भी कहीं पता चले आप कहीं पे भी अप्लाई कर दो. ये क्वेश्चन तभी अप्लाई करना है जब मेटल आयन सेम है. दिस इज ऑल अबाउट आउटर स्फीयर मैकेनिज्म. नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इनर स्फीयर मैकेनिज्म. सो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं इनर स्फीयर मैकेनिज्म. ठीक है, जैसे हमने आउटर स्फीयर गया था, पॉइंट्स की फॉर्म में करेंगे, समझेंगे और मूव ऑन करेंगे. देखो इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं. सबसे पहला हैविंग ब्रिजिंग लिगेंड. अगर कोई भी रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन हमको दे रखी है, अब यहाँ पे देखो ये Cl लगा हुआ है. ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा लिगेंड जिनके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SCN नेगेटिव. तो इस तरीके के अगर आपको लिगेंड साथ में दिख जाएंगे कॉम्प्लेक्स में, तो आप ये सोचोगे इनर स्फीयर मैकेनिज्म है. सेकेंड, वन लिगेंड कॉम्प्लेक्स इज लबाइल एंड अदर इज इनर्ट. मैंने उसमें पिछले में बताया था, इनर्ट हो लिबाइल हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर दोनों इनर्ट होंगे तो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी एज़ कम्पेयर टू एक इनर्ट और एक लबाइल है, क्योंकि अभी हमने देखा उसमें एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना पड़ता है. बट इसमें एक इनर्ट और एक लबाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इनर स्फीयर मैकेनिज्म होगा. एक ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अच्छी चीज़ है, आप लिखेंगे रो ली. ठीक है, रो ली ऐसे लिखो. ठीक है, र का मतलब है रिडक्टेंट. ठीक है, वो तो मैंने अभी भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि रिडक्टेंट क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है. ओ का मतलब ऑक्सीडेंट. जो रिडक्टेंट होगा हमेशा वहीं से इलेक्ट्रॉन जाता है ऑक्सीडेंट की तरफ, तो रिडक्टेंट नॉर्मली क्या होगा, लबाइल, और जो हमारा ऑक्सीडेंट है वो हमारा होगा इनर्ट. मतलब जब आपके सामने 2 कॉम्प्लेक्स लिखे होंगे तो जो कि हमारा मान लो ये कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल ये लबाइल है, फॉर एग्जांपल ये लबाइल है, ये इनर्ट है, तो अगर ये लबाइल है तो ये मेरा रिडक्टेंट बनेगा और ये मेरा ऑक्सीडेंट बनेगा. इसको याद करने का ये तरीका है रोली, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो, वरना कन्फ्यूजन की कोई भी ज़रूरत ही नहीं है. जब रिडक्टेंट है, रिडक्टेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना किसके लिए आसान होगा, जो लबाइल होगा, और दूसरा लेगा जो कि इनर्ट होगा. आप ऐसे भी याद कर सकते हो ऐसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे काम आएगा. तो इसमें सिर्फ इतना सा है कि ब्रिजिंग लिगेंड होना चाहिए, एक लिगेंड एक कॉम्प्लेक्स लबाइल होना चाहिए, एक इनर्ट होना चाहिए. जो लबाइल होगा वो रिडक्टेंट होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू, वहाँ पे कोई ब्रिजिंग लिगेंड की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ एक ब्रिजिंग लिगेंड की ज़रूरत है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम लबाइल टू इनर्ट. अब क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन फास्ट कब होगी, क्योंकि आपके सामने 2 इनर पेयर कॉम्प्लेक्स देंगे, पूछेंगे कौन फास्ट है कौन स्लो है. वहाँ पे ट्रांसफ़र होता था इलेक्ट्रॉन का T2G टू T2G. यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम EG टू EG. EG टू EG को मैंने कल बताया था क्यों सिग्मा स्टार कहते हैं, वो कल की क्लास में मैंने क्लियर किया. या तो सिग्मा EG टू EG होगा तो ये फास्ट होगा, या ए ब्रिजिंग लिगेंड हैज़ अनसैचुरेशन. मतलब जैसे अभी क्लोरीन है, क्लोरीन में तो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, पर SCN नेगेटिव, S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N नेगेटिव, इनमें काफ़ी ज़्यादा अनसैचुरेशन है.
ठीक है, डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन है, तो इनमें फास्ट होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और अगर ये तीनों आपके सामने हैं तो आयोडीन में सबसे ज़्यादा होगा। ये मैं अभी बताऊंगी क्यों होगा। हाल फिलहाल दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इनर स्फीयर मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके मैकेनिज्म से। तो उसके मैकेनिज्म को आपको बहुत बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, ट्राई करना है समझने के लिए कि मैं अगर मेरे को पेपर में आया तो मैं समझ के कर पाऊँ, क्योंकि इसका मैकेनिज्म आसान बहुत है और क्वेश्चन बीच से आता है, कभी भी ऊपर से नहीं आता, बीच से आता है। देखो क्या है, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। ये रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन है कि जब इनर स्फीयर मैकेनिज्म होता है तो इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, मैं आपको इन शॉर्ट तरीका भी बताऊंगी कि 1 मिनट में ये कैसे लिखते हैं। पहले तो अभी हम करेंगे मैकेनिज्म, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आता है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे। मैंने सिंपल सा बात है हमेशा कहा है कि पहले उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ये हमारा +0 -1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू +3, कोबाल्ट इज इन +3, कोबाल्ट इन +3 लर्न ही हो जाता है, इसका मतलब है D6। और कोबाल्ट +3 है और अमोनिया अगर लगा है तो ये किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा तो ये लो स्पिन बनाएगा। अगर ये लो स्पिन बनाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी, 1 2 3 4 5 6 और Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, D6। और हमें पता है D6 क्या होता है, काइनेटिकली इनर्ट होता है, मतलब ये मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो है इनर्ट। और अगर ये हमारा इनर्ट है तो ये क्या हमारा बनेगा, ऑक्सीडेंट। रो ली इनर्ट है तो ऑक्सीडेंट। अब यहाँ पे करो, x +0 इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +2, कोबाल्ट इज इन +2 इज इक्वल टू D7 S2। बट कोबाल्ट +2 में है तो वाटर किसकी तरह काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। अगर ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है पेयरिंग नहीं होगी। और 7 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब क्योंकि D7 है, ठीक है, तो ये कोबाल्ट +2 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लबाइल, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा लबाइल। ठीक है, अगर ये लबाइल होगा ये रिडक्टेंट की तरह काम करेगा। और अगर ये रिडक्टेंट की तरह काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक, अब एक और बात, अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स लबाइल है तो जो चीज़ लबाइल होती है उसमें सब्स्टिट्यूशन करना इजी होता है। तो होगा क्या, ये अपना एक वाटर मॉलिक्यूल लूज कर सकता है, बिकॉज इट इज़ लबाइल, बिकॉज इट इज़ लबाइल, इट कैन लूज 1 लबाइल, सो इट कैन लूज 1 वाटर मॉलिक्यूल, इट कैन लूज 1 water molecule and chromium will formed bond with chlorine। मतलब ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये अपना एक वाटर देगा और क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। ये बातें सारी बातें समझ में आई, क्योंकि मेरे को मिटाना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है। अब इसकी ये पहले आप इतना लिखोगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा लिखना है ऐसे। अगर आपका क्या कहते हैं सेमेस्टर है तो आपको लिखना ही है, अगर नेट का एग्ज़ाम है तो मैं तो बताऊंगी डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो आप जब क्वेश्चंस करोगे MCQ तब आपको पता चलेगा क्वेश्चंस कैसे आएंगे। पर एक बार पूरा मैकेनिज्म अगर हम कर रहे हैं तो ऐसा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब मतलब कि ये लबाइल है, ये हम लिख लेते हैं, ये लबाइल है और ये इनर्ट है। ठीक है, अब होगा क्या, ये क्लोरीन इसके साथ एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बना देगा। कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, कोबाल्ट पे +3 था, ठीक है, यहाँ ऐसे लिखो, अमोनिया यहाँ पे 5, अमोनिया 5, ठीक है, कोबाल्ट इज इन +3, इट, ये यहाँ पे क्लोरीन है, ये एक ब्रिज बनाएगा क्रोमियम के साथ, क्रोमियम 2+ था, ठीक है, जिसके साथ वाटर। अब 5 जब ये बॉन्ड बनाएगा ये अपना एक वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा, माइनस वाटर, बिकॉज इट इज़ लबाइल। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये 3 था, ये 2 था, 2 और 2 ओवरऑल चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा 4+। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया। हमने कहा था ये लबाइल है, ये लबाइल क्या होते हैं? रिडक्टेंट होते हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा क्लोरीन के थ्रू, यहाँ पे जाएगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के थ्रू इस कोबाल्ट के ऊपर जाएगा। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो अब ये कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये +2 हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये +3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अमोनिया 5, कोबाल्ट +2, Cl, क्रोमियम 3+, वाटर 5 एंड 4+। अब क्या हुआ? अब कोबाल्ट +2 हो गया, क्रोमियम +3 हो गया। अगर क्रोमियम +3 का आप देखो तो क्रोमियम क्या होता है? D5S1 है ना, क्रोमियम क्या होता है? D5S1। आप 3+ का मतलब कितना हो गया? 1 2 4 D3। ठीक है, और D3 क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। D3 D6 आर ऑलवेज इनर्ट। अब क्या हुआ? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, अब ये इनर्ट हो गया और ये लबाइल हो गया। अगर ये लबाइल हो गया तो अब इस क्लोरीन को छोड़ना उसके लिए बहुत ईजी है। ये अब क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करेगा और इसके साथ परमानेंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? छोटा छोटा लिखेंगे ताकि एक ही उसमें पूरा हो जाए। अमोनिया 5, कोबाल्ट 2+, ठीक है, टोटल ओवरऑल चार्ज वैसे का वैसा रहेगा 2+, यहाँ पे प्लस क्योंकि ये यहाँ आ गया, क्रोमियम Cl, वाटर 5 2+, चार्ज वही के वही रहेंगे। अब बिकॉज नाउ इट बिकम अ लबाइल कॉम्प्लेक्स, तो अब ये अमोनिया को भी लूज कर सकता है, ये एक वाटर को और एक्सचेंज कर लेगा, यहाँ बन जाएगा अमोनिया 4 नहीं होगा, अमोनिया को एक्सचेंज नहीं करेगा अभी क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, तो इसे ऑक्टाहेड्रल बनाए रखना है, तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल को ले लेगा 2+ प्लस क्रोमियम Cl, वाटर 5 2+। अब क्योंकि ये लबाइल बन चुका है, अब इसकी 5 वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस ये कर सकता है। हाइड्रोलिसिस की सारे के सारे लिगेंड को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि नाउ इट बिकम अ लबाइल कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या बन जाएगा? CO NH पूरा के वाटर 6, क्योंकि पहले तो एक वाटर था 5 आ गए, वाटर 6 2+ प्लस क्रोमियम Cl, वाटर 5 2+ और अमोनिया निकल गया तो प्लस NH4 पॉजिटिव 5। देखो सेम टू सेम है कि नहीं, एग्जैक्ट है, बात समझ में आई। पहले क्या था, हम ये देखेंगे कॉम्प्लेक्स इनर्ट और लबाइल कौन सा है। जो लबाइल होगा वो रिडक्टेंट होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और वो लबाइल है एक वाटर मॉलिक्यूल या जो भी उसके साथ लिगेंड, नॉर्मली वाटर मॉलिक्यूल होता है, वो एक लूज कर देगा और वो लूज करेगा इस तरह का। इस पे क्वेश्चन आता है कि किस तरीके का ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर इसके बाद होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा थ्रू क्लोरीन। अब इसने दिया, इसने लिया, तो इसके वजह से क्या होगा, ये अब इनर्ट बन जाएगा, ये लेबाइल बन जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे। एक क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि ये तो ऑक्टाहेड्रल है, इसे भी ऑक्टाहेड्रल होना है, एक ऑक्टाहेड्रल बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगी और फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल इसके तरीके से बन जाएगा। तो दिस इज द होल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इनर स्फीयर रिएक्शन। अब क्वेश्चन आते हैं कि हम डायरेक्ट कैसे लिखें। देखोगे इनर्ट लबाइल देखोगे, इसके बाद कुछ नहीं करोगे, एक वाटर को इसमें से निकालोगे, ब्रिजिंग लिगेंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एससीएन, सीएन जो भी है उसको यहाँ शिफ्ट कर दोगे। क्रोमियम वाटर 5 की कर दिया, चार्ज को छूना नहीं है, चार्ज जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ पे Cl निकल गया, अमोनिया 5 बचा है, वो सारे के सारे आप अमोनिया से वाटर से रिप्लेस कर लोगे क्योंकि हाइड्रोलिसिस होनी ही होनी है, और ये 5 NH4 निकाल दोगे। ये डायरेक्ट लिखने का मेथड है। अब क्वेश्चंस और क्या आते हैं
देखो इतना सिंपल तो कोई भी चीज़ नहीं होती। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, डिट्टो कॉपी आते हैं। और कौन से क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिजिंग लिगेंड से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला आता है कि जो ये X है वो हमें पता है क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, HCN नेगेटिव हो सकता है, NO3 नेगेटिव हो सकता है, इवन क्या कहते हैं SO4 नेगेटिव हो सकता है, PO4 नेगेटिव हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। पर क्वेश्चन आता है इनमें आपको कॉम्प्लेक्स दे रखे होंगे, एक में क्लोरीन होगा, एक में ब्रोमीन होगा, एक में आयोडीन होगा। आपसे पूछेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी, तो यू विल आंसर लाइक दिस कि सबसे ज़्यादा फास्ट रेट होगा आयोडीन का। अब वाई? बिकॉज इट साइज इज़ बिग, इसका साइज़ है बिग, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कराना है फ्रॉम कोबाल्ट 3+ टू क्रोमियम 2+। ये 3+ है, प्लस चार्ज जिसके पास ज़्यादा है, तो ये जब इसके पास प्लस चार्ज ज़्यादा है तो ये इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। बड़ा साइज़ है, पोलराइजेबल ज़्यादा है, जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएगा, मोटा सा है, बड़ा सा है, डुंडुगा जाएगा, इधर भी बॉन्ड बना लेगा, इधर भी बॉन्ड बना लेगा। नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। जब इस पर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, ऑब्वियस इस पर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करके ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब द मोर पोलराइजेबल द ब्रिजिंग लिगेंड इज़, the more will be the electron transfer, and if more will be the electron transfer, the reaction will be very very fast। तो आयोडीन के केस में सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। चलो ये एक क्वेश्चन आता है इसमें से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर रिमोट अटैक एंड एडजेसेंट अटैक। ठीक है, आज आप इतना करो, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे। इतने क्वेश्चंस करो। कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे। एक तो हम करेंगे एडजेसेंट एंड रिमोट अटैक, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है, आउटर स्फीयर एक्सेलरेशन, इनर स्फीयर एक्सेलरेशन। ये दोनों करेंगे तब हमारा ये रिएक्शन मैकेनिज्म का इतना वाला पार्ट खत्म होगा। उसके बाद हम एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस करेंगे, फिर ये पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। हाँ, एक चीज़ और रहेगी मेरी, दैट इज़ रेट ऑफ द रिएक्शन। जो इसका रेट ऑफ द रिएक्शन, इस अगर आप रिएक्शन को देखते हो, आप देखोगे ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है, वो इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो रेट अगर आप इसका लिखोगे इज इक्वल टू K ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ये दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। ये ऑक्सीडेंट पे भी डिपेंड करता है, रिडक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। और केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे से आपने पढ़ा होगा कि जब अगर दो की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो इट इज़ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ये सेकेंड ऑर्डर टाइप की रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन आ जाता है बिकॉज ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इट इज़ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ द इनर स्फीयर मैकेनिज्म। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। बट नेक्स्ट क्लास में हम इससे भी ज़्यादा और पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच।